कभी सोचा है कि कला सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें ही नहीं, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की धड़कन भी हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं मुगल पेंटिंग की। ये वो कला थी जिसने बादशाहों के ख्वाबों, उनकी ताकत और उनके जमाने की पूरी रूह को बस कागज पर उतार दिया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे रंग और ब्रश के सहारे एक पूरे साम्राज्य की शान, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी आत्मा को जिंदा कैसे किया गया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस सफर में। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। देखते हैं कि इस अनोखी कला का जन्म आखिर हुआ कैसे। इस कहानी का बीज बोया था पहले मुगल बादशाह बाबर ने। उन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उस दौर के एक महान ईरानी पेंटर बेहजाद का जिक्र किया था। बेहजाद, जिन्हें राफेल ऑफ द ईस्ट भी कहते थे। और देखिए, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये इस बात का पहला इशारा था कि मुगलों के दिल में कला के लिए एक खास जगह है। लेकिन इस बीज को भारत की जमीन पर लाने का काम किया हुमायूं ने, और यह हुआ भी बड़े दिलचस्प अंदाज में। जब शेरशाह सूरी से हारकर उन्हें ईरान में पनाह लेनी पड़ी, तो किस्मत देखिए, वही हार एक बहुत बड़ी कलात्मक जीत की वजह बन गई। वही उनकी मुलाकात हुई पर्शिया के दो माहिर कलाकारों से, और हुमायूं ने क्या किया, वो उन्हें अपने साथ भारत ले आए। और ये दो कलाकार थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद। यही वो दो नाम हैं जिन्होंने हुमायूं की सरपरस्ती में भारत में मुगल चित्रकला की बुनियाद रखी। और यहीं से एक बिल्कुल नई, एक अनोखी आर्ट फॉर्म ने जन्म लिया। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं अकबर के दौर में। और यहां आकर ये कला इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई। इसका जो स्केल था वो बिल्कुल एपिक हो गया। अकबर का आर्ट को लेकर पैशन उनके इस एक कोट से ही समझ आ जाता है। उन्होंने सिर्फ कलाकारों को पनाह नहीं दी, उन्होंने पेंटिंग के लिए बाकायदा एक पूरा शाही डिपार्टमेंट बनवा दिया। तस्वीर खाना, मतलब ये समझिए कि उनके लिए ये सिर्फ हॉबी नहीं था, ये इंपीरियल आइडेंटिटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। अकबर के दौर के प्रोजेक्ट्स कितने बड़े थे, इसका अंदाजा हमजा नामा से लगता है। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट थी जिसमें पैगंबर के चाचा हमजा की हेरोइक दास्तानों को पेंट किया गया था। अब जरा स्केल सोचिए, 100 पेंटर्स, 15 साल और 1200 से भी ज्यादा पेंटिंग्स। ये उस जमाने का सचमुच एक ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट था। अकबर की वर्कशॉप, जिसे तस्वीर खाना कहते थे, वो उस दौर के सुपरस्टार आर्टिस्ट्स का हब थी। एक तरफ दसवंत थे जो म्यूरल पेंटिंग के मास्टर थे, तो दूसरी तरफ बसावन जो यूरोपियन स्टाइल्स को बखूबी समझते थे। हर आर्टिस्ट अपनी एक खासियत लेकर आया, और जब ये सब मिले तो पर्शियन और इंडियन स्टाइल का एक ऐसा फ्यूजन तैयार हुआ जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। अकबर के बाद तख्त पर बैठे जहांगीर, और उनके साथ शुरू हुआ मुगल पेंटिंग का वो दौर जिसे हम कहते हैं द गोल्डन एज। ये वो समय था जब ये कला अपने चरम पर पहुंच गई। और ये बदलाव सोच में था। जहां अकबर के दौर में बड़े बड़े एपिक मैन्युस्क्रिप्ट्स और लड़ाइयों की सीन पेंट होते थे, वहीं जहांगीर के दौर में फोकस बदल गया। अब पेंटिंग ज्यादा इंटीमेट, ज्यादा पर्सनल हो गई। एक अकेला फूल, एक पक्षी या किसी खास इंसान का पोर्ट्रेट। कला अब भव्य कहानियों से हटकर कुदरत की बारीकियों और इंसान की साइकोलॉजी पर उतर आई थी। जहांगीर सिर्फ कला के पारखी नहीं थे, वो कलाकारों की बहुत इज्जत करते थे। उनके सबसे पसंदीदा नेचर आर्टिस्ट थे उस्ताद मंसूर। जहांगीर ने उन्हें खिताब दिया नादिर उल अस्र। इसका मतलब है वंडर ऑफ द एज। सोचिए, यह उस वक्त का सबसे बड़ा सम्मान था। बिल्कुल इसी तरह जो उनके बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर थे अबुल हसन, उन्हें खिताब मिला नादिर उल जमा, यानी वंडर ऑफ द एरा। यह खिताब बताते हैं कि जहांगीर की नज़र में एक जीनियस आर्टिस्ट का मकाम क्या था। और जहांगीर सिर्फ बादशाह नहीं थे जो कलाकारों को पैसे देते थे, वो खुद एक एक्सपर्ट थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक कमाल की बात लिखी है। वो लिखते हैं कि वो किसी भी पेंटिंग को देखकर एक नज़र में बता सकते हैं कि ये किस आर्टिस्ट का काम है। और कमाल की बात तो ये है, वो कहते थे कि अगर किसी चेहरे में आंख एक आर्टिस्ट ने और भौं किसी दूसरे ने बनाई हो, तो भी वो ये बता सकते हैं। ये कला के लिए एक अलग ही लेवल का जुनून था। चलिए अब जहांगीर से आगे बढ़ते हैं शाहजहां के दौर में। ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अपनी शान और शौकत के शिखर पर था। लेकिन कला में कुछ बहुत जरूरी बदलाव आ रहे थे। शाहजहां के जमाने की पेंटिंग्स को देखें तो वो टेक्निकली परफेक्ट थी। सोने का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, बहुत सजावट होती थी। लेकिन जो जहांगीर के दौर की पेंटिंग्स में जान थी, जो जिंदा दिली थी, उसकी जगह अब एक फॉर्मेलिटी ने ले ली थी, एक तरह की ठंडी सी शान। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब कला का मकसद जिंदगी की हकीकत दिखाना नहीं रहा, बल्कि सल्तनत की ताकत और उसकी स्टेबिलिटी का दिखावा करना बन गया था।
और यह फर्क बहुत साफ है। जहांगीर का दौर था नेचर, एनिमल्स और पर्सनल पोर्ट्रेट्स का, जहां स्टाइल नेचुरल था, जिंदा दिल था। वहीं शाहजहां का दौर फॉर्मल, दरबारी सीन्स का था। स्टाइल एकदम फॉर्मल, स्टैटिक और बहुत डेकोरेटेड। मतलब जोर रियलिज्म से हटकर अब सिर्फ शानो शौकत और शाही ताकत दिखाने पर था। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से में, वो दौर जब इस शानदार शाही कला का सूरज डूबने लगा। ये वक्त था औरंगजेब का। औरंगजेब ने पेंटिंग को गैर इस्लामिक माना और सीधा शाही तस्वीर खाने पर ही ताला लगा दिया। बस एक झटके में उस पूरी परंपरा का अंत हो गया जिसे पीढ़ियों से सहेजा गया था। रॉयल पेट्रनेज खत्म। लेकिन एक मशहूर आर्ट हिस्टोरियन है पर्सी ब्राउन। उनका मानना है कि मुगल पेंटिंग की जो असल रूह थी वो तो जहांगीर की मौत के साथ ही खत्म हो गई थी। शाहजहां के दौर में तो बस उसकी बाहरी चमक दमक बची थी, जान नहीं थी। औरंगजेब के हुक्म ने तो बस उस खत्म होती परंपरा पर आखिरी कील ठोक दी। लेकिन एक सवाल है, शाही कला तो खत्म हो गई, पर क्या कलाकारों ने पेंटिंग करना छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। असल में शाही दरबार बंद होने से ये कला कैद से आज़ाद हो गई। वो सारे कलाकार देश के अलग अलग कोनों में फैल गए और वहां उन्होंने लोकल आर्ट स्टाइल्स के साथ मिलकर कला को बिल्कुल नए रंग रूप दिए। तो कह सकते हैं कि एक शाही कहानी का अंत असल में कई नई रीजनल कहानियों की एक खूबसूरत शुरुआत बना।